कक्षा में हम यूक्रेन के राजनीतिक स्वरूप और भौतिक भूगोल के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि यूक्रेन जो कि एक सोवियत यूनियन से जुड़ा हुआ हिस्सा था, 1991 में ये एक स्वतंत्र देश के रूप में, स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ। लगभग इसकी जनसंख्या 40 मिलियन रही है और इसमें अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से लगभग 6 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र जो है उसमें ये फैला हुआ है। 70% ज़मीन जो है वो कृषि से जुड़ी हुई है और यहाँ पर जो दक्षिणी हिस्सा है यूक्रेन का, उसमें मुख्यतः हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन या पैदावार देखी गई है, गेहूं की पैदावार यहाँ पर देखी गई है और सूरजमुखी सनफ्लावर की पैदावार यहाँ पे देखी गई है। सूरजमुखी यानी सनफ्लावर ऑयल यहाँ से बहुतेरा आता है और जो कि भारत भी इंपोर्ट करता है। अब अगर हम यूक्रेन की बात करें, सबसे पहले हम यूक्रेन के भौतिक जो राजनीतिक स्ट्रक्चर है उसकी बात करेंगे। तो यूक्रेन की सीमा 2 राष्ट्रों से लगती है जो कि पूर्वी सोवियत यूनियन के हिस्से थे, बेलारूस और मोल्डोवा। दक्षिण में इसकी रेखा जो है वो ब्लैक सी से जुड़ती है और सी ऑफ अजोव से भी इसका एक हिस्सा जुड़ता है। अगर हम उन राष्ट्रों की बात करें जो कि यूरोप से हैं, तो यूरोप की सीमा से लगने वाला पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी और रोमानिया 4 राष्ट्र हैं जिनकी यूक्रेन से सीमा लगती है। मैं वापस यहाँ पर रिपीट करती हूँ, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी और रोमानिया। यूक्रेन की कैपिटल कीव है जो कि हाल ही में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर टेंशन चल रहा है। चेर्नोबिल जहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर का जो हम बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर का यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट देखा गया था, जो डिज़ास्टर देखा गया था 1986 में। ऐसा कहा जाता है कि ये एक मुख्य कारण था जिसकी वजह से यूक्रेन जो है अलग राष्ट्र की तरह अपने आप को सामने लाया। चेर्नोबिल अब वो पूरा क्षेत्र 30 किलोमीटर के आसपास का जो दूरी वाला क्षेत्र है उसको चेर्नोबिल एक्सक्लूसिव जोन की तरह घोषित कर दिया गया है। उसके सबसे नज़दीक का जो शहर है प्रपियात, वो जो है पूर्ण रूप से अबेंडेंड है। हालांकि 2011 में उसको टूरिस्ट के लिए खोल दिया गया था। सिर्फ वो प्रपियात तक जा सकते हैं और आसपास के क्षेत्र का दौरा करके वापस लौट सकते हैं। जब यहाँ पर न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था तो ये इतना खतरनाक था कि इस पूरे न्यूक्लियर रिएक्टर पे, जो रिएक्टर नंबर 4 पे डिजास्टर हुआ था, उस पूरे के ऊपर सार्कोफेगस रखा गया था। और वो सार्कोफेगस इसलिए रखा गया था कि जो रेडियो एक्टिव एमिशंस निकल रहे हैं, यूरेनियम और प्लूटोनियम और जो रेडियो एक्टिव डस्ट कोरियम निकल रहा है, वो उसी में दबा रह जाए। पर वो सार्कोफेगस भी टूटने लग गया, गिरने लग गया। तो 2016 में नया सार्कोफेगस उसके ऊपर रखा गया है, पुराने वाले को रिटायर किया गया है और नया वाला उसके ऊपर वापस स्थापित किया गया है। तो ये तो कुछ जुड़ी हुई बातें हमने यहाँ पर की यूक्रेन से। अगर हम इसकी यूरोप की दृष्टि से देखें तो ये पूर्वी यूरोप का हिस्सा है। इससे जो नज़दीकी राष्ट्र लगते हैं, जो नाटो के सदस्य हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर नाटो के सदस्य हैं आपके एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, फिर आपका जो एक महत्वपूर्ण राष्ट्र है वो है टर्की। ये सारे जो राष्ट्र हम यहाँ पर देख रहे हैं ये जो नाटो की सीमा से लगते हैं। और नाटो का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? नाटो ये कहता है कि अगर किसी भी एक राष्ट्र पे हमला होता है तो साथ ही सारे ही राष्ट्र उस हमले का जवाब देंगे। तो वो सारे ही राष्ट्र एक साथ हो जाएंगे अगर कहीं पर भी कोई डिस्टर्बेंस पाया जाता है। तो अगर हम नदियों की बात करें तो यहाँ पर कुछ प्रमुख नदियाँ हैं। नाइपर यहाँ की सबसे प्रमुख नदी है जो पूरब से दक्षिण की ओर बहती है और ब्लैक सी में गिरती है। उसके अलावा डोनेज एक अलग नदी है जो इस क्षेत्र में देखी गई है। सर्दन भू एक दूसरी नदी है। नाइपर की जो मेजर ट्रिब्यूटरी है उसको देसना कहा गया है। और नाइस्टर यहाँ की एक और नदी है जो कि इसके पश्चिमी भाग में लगती है। पश्चिमी हिस्से में यहाँ पर जो पर्वत श्रृंखला है उसको कार्पेथियन कहा गया है। कार्पेथियन पर्वत श्रृंखला यहाँ पर देखी गई है। और इसमें भी महत्वपूर्ण है कि
कृषि के हिसाब से हमने बोला था कि दक्षिणी यूक्रेन जो है वो सबसे ज़्यादा उर्वरक माना जाता है, सबसे ज़्यादा फर्टाइल माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि विश्व की 25% काली मिट्टी का क्षेत्र यूक्रेन में लगता है। अगर हम यहाँ पे खनिज की बात करें तो खनिज लगभग 117 तरह के भिन्न भिन्न खनिज यहाँ पर पाए जाते हैं। निकपोल में मैंगनीज मिलता है। डोनेस के एरिया में आपका कोल, मुख्यतः कोयला पाया जाता है। कौन सा? बिटुमिनस और एंथ्रासाइट दोनों पाया जाता है। इस तरफ आपके लीव से लेके कीव तक जो है एक पूरी नेचुरल गैस लाइन लगती है। क्रेमचौक में रिफाइनरी है आपकी, जो कि वापस बहुत महत्वपूर्ण है। क्रीमिया के क्षेत्र में हमने देखा है कि वाइन्स बहुत हैं, तो वाइनयार्ड्स बहुत है, तो यहाँ पे वाइन प्रोडक्शन होता है। ओडिशा के क्षेत्र में मछली पालन और उससे जुड़ी हुई इंडस्ट्रीज़ हैं। शक्कर बनाने की इंडस्ट्री भी यहाँ पे दक्षिण क्षेत्र में देखी गई है, जो कि शुगर बीट से बनाई जाती है मुख्यतः। तो ये कुछ प्रमुख चीज़ें हैं जो कि हमने यहाँ पर देखी है। अगर हम इसमें टूरिज़्म की दृष्टि से बात करें तो कई सारे आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स यहाँ पर देखे गए हैं। बहुत सारे जो हैं कैसल्स, किले यहाँ पर देखे गए हैं। बहुत सारे पुरातत्व के क्षेत्र भी यहाँ पर मिलते हैं। और जो दक्षिण का क्षेत्र है वो टूरिज़्म के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र जो है वो मुख्यतः टूरिज़्म से चलता है। बीच एरिया है और टूरिज़्म से यहाँ की इकोनॉमी मुख्यतः गवर्न है। तो हमने जैसा कि देखा, नाइपर नदी के आसपास का क्षेत्र जो है वो दोनों ही कृषि और इंडस्ट्रीज़ की अगर हम बात करें या खनिज की हम बात करें तो उन सब में ही बहुत एक्सट्रीमली रिच है। यूक्रेन में अगर देखा जाए तो 50% जो बिजली उत्पादन होता है वो न्यूक्लियर पावर से होता है। यहाँ पर 4 न्यूक्लियर रिएक्टर्स अलग अलग हैं। रिवीन है, किल्मिंस्की है, फिर आपके ज़ेपोरिया है और साउथ यूक्रेन। 4 आपके अलग अलग न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, जिसमें 15 रिएक्टर्स कार्यरत हैं। चेर्नोबिल अब जो है वो इनएक्टिव घोषित कर दिया गया है। इसके आसपास का चेर्नोबिल एक्सक्लूसिव जोन घोषित किया गया है। और सार्कोफेगस में उसको जो रिएक्टर 4 है उसके ऊपर सार्कोफेगस रखा गया है, ताकि उसकी जो रेडियो एक्टिव इफेक्ट है वो आसपास ना फैले। तो ये हमने यूक्रेन के कुछ भौतिक स्थिति के बारे में बात की। हमने ये चर्चा की है कि किस तरीके से यूक्रेन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब अगर हम रशिया के संदर्भ में इसको देखना चाहें तो देखिए, अगर रशिया उत्तर से आता है तो बेलारूस उसका मित्र राष्ट्र है, और चेर्नोबिल के रास्ते कीव तक पहुंचने का एक रास्ता होता है। दूसरा होता है लुहांस्का और डोनेट्स्क के रास्ते, पर इस रास्ते को आगे बढ़ाकर खेरसन तक लाया जा सकता है। अगर ये टेरिटरी तक आता है तो काफ़ी सारा हिस्सा जो सी ऑफ अजोव से लगता है और ब्लैक सी से लगता है, जो कि एक बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल बेल्ट है, औद्योगिक क्षेत्र है, कृषि प्रधान क्षेत्र है, ये रशिया के कब्जे में आता है। और इसी से अगर वो आगे बढ़ता है ओडिशा की तरफ, तो ओडिशा जो है वो अगर इस पूरे को कवर करके वो मोल्डोवा तक पहुंचता है, जो कि उसका एक समधी राष्ट्र रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये पूरा क्षेत्र जो ब्लैक सी से लगता है, इस पूरे पे उसका एक छत्र राज हो सकता है, और जिसकी वजह से जो समुद्र का पूरा रास्ता है वो रशिया अपने हिस्से में ले सकता है। तो ये अगर हम यहाँ पे टेरिटोरियल एक्सपांशन की बात करें, अगर जियोपॉलिटिक्स की बात करें, तो वो किस तरीके से इस क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है, यहाँ की इकोनॉमी, यहाँ के रोजगार को प्रभावित कर सकता है। भारत से अगर व्यापार संबंधों की बात की जाए तो भारत जो है मुख्यतः यहाँ से इंपोर्ट करता है सनफ्लावर ऑयल, उसके अलावा नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र, उर्वरक में नाइट्रोजन का उर्वरक मुख्यतः हम यहाँ से इंपोर्ट करते हैं। अगर हम एक्सपोर्ट की दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ा एक्सपोर्ट हमारा फार्मा सेक्टर है, जो कि जर्मनी और फ्रांस के बाद तीसरा सबसे बड़ा यूक्रेन है। यूक्रेन में सन फार्मा, रेनबेक्सी, डॉक्टर रेड्डीज़ के सेंटर्स ऑलरेडी हैं। इंडियन फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन वहाँ पर स्थापित किया गया है। कई सारे भारतीय स्टूडेंट्स यूक्रेन में पढ़ते हैं, मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं। एक प्रमुख रीज़न ये है कि यहाँ के जो प्राइवेट कोर्सेज हैं वो इंडिया के प्राइवेट कोर्सेज से रिलेटिवली सस्ते हैं। और एक और महत्वपूर्ण रीज़न यूक्रेन में पढ़ाई करने का ये है कि वहाँ की मान्यता भारत में है, पाकिस्तान में है, और वर्ल्ड हेल्थ काउंसिल के द्वारा भी वहाँ के कोर्सेज की मान्यता है। तो ये कुछ रीज़न है जिसकी वजह से कई सारे भारतीय स्टूडेंट, ऐसा माना जाता है लगभग 18,000 भारतीय स्टूडेंट वहाँ पर मेडिकल के कोर्सेज कर रहे हैं। तो ये कुछ बेसिक जानकारी थी यूक्रेन के बारे में, भारत के यूक्रेन
यूक्रेन से संबंध के बारे में और वहाँ की भौतिक स्थिति और वो किस तरीके से उस क्षेत्र को बहुत ही महत्वपूर्ण बनाती है, उन सब के बारे में हमने चर्चा की है। अगर आपको कक्षा पसंद आती है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें और निश्चित तौर पे अपने सुझाव दें कि हम और किन विषयों पे चर्चा कर सकते हैं जो आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।